हेलो फ्रेंड्स। कल हम लोग देखे थे जो भी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है उसके रीजंस क्या है। तो आज हम लोग जो है उसका डिस्प्यूट का रीजन पता चल गया, तो हम देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या है। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका सॉल्यूशन है या कोई पार्लियामेंट लॉ बना के स्टेचुटरी कोई प्रोविजन है कि वो रिजॉल्व कर सके इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट को। तो ऑफ कोर्स आप क्लियरली देख सकते हैं इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेचुटरी फ्रेमवर्क, स्टेचुटरी प्रोविजन है टू रिजॉल्व इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स। तो आप क्लियरली देख सकते हैं। और ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रखा गया है वो क्या करता है, वो कोशिश करता है स्टेट के ऑटोनॉमी को भी बैलेंस करे और नेशनल इंटरेस्ट, ये दोनों को बैलेंस करते हुए वो सारे प्रोविजंस बनाए गए। तो चलिए वही सारे प्रोविजंस को हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस बना रखे हैं। तो पर पेन को थोड़ा सा चेंज कर ले कलर, सो डेट विजिबिलिटी बढ़ जाए। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या क्या इंटर वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेचुटरी प्रोविजंस हैं। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए कि आर्टिकल्स, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अगर इस टॉपिक को पढ़ना है, तो आर्टिकल क्या है 246। ये क्या करता है, लेजिस्लेटिव पावर्स को क्या करता है, डिवाइड कर देता है। क्या करता है, लेजिस्लेटिव पावर्स को क्या करता है, डिवाइड कर देता है। किसके किसके बीच में डिवाइड्स कर देता है, किसके किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। यूजिंग क्या, किसको यूज करता है, यूजिंग या थ्रू 7 शेड्यूल। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में है ना 7 शेड्यूल। इसमें क्या है, इसमें लिस्ट 7 शेड्यूल में क्या है, लिस्ट बन रखा है। ठीक, पहला जो लिस्ट है, लिस्ट 1 जो है उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट लिस्ट जो है उसको क्या कहते हैं, यूनियन लिस्ट कहते हैं। समझे इसमें जी। और लिस्ट 2 जो है, क्योंकि आप इसको लिखते भी चलिए कॉपी में, लिस्ट 2 जो है उसको क्या कहते हैं, स्टेट लिस्ट कहते हैं। और तीसरा एक लिस्ट होता है लिस्ट 3, तो क्या कहते हैं, कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। देखिए इसमें जो भी सब्जेक्ट मैटर है, इसमें जो भी एंट्री होगी उस पर लॉ बनाने का के लिए कौन कॉम्पिटेंट है, सेंटर। सेंटर थ्रू पार्लियामेंट इस पे लॉ बना सकता है। पर इसमें जो भी एंट्री है, जो भी सब्जेक्ट मैटर लिखे हुए हैं इसमें, तो उसमें लॉ कौन बना सकता है, स्टेट कंप्लीट कॉम्पिटेंट है इसमें बनाने के लिए। और कंकरेंट लिस्ट में क्या है, दोनों इक्वली कॉम्पिटेंट है लॉ बनाने के लिए। ओके, दोनों इक्वली कॉम्पिटेंट है अंडर आर्टिकल 246 लॉ बनाने के लिए। इस बात पे आप ध्यान दीजिए, अभी इक्वली कॉम्पिटेंट है। आर्टिकल 246 जो है एक जनरल लॉ है, एक जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। ओके, स्पेशल लॉ नहीं है। बट आप देखिएगा आर्टिकल एक आ जाता है 254 आर्टिकल जो आ जाता है, ये क्या कहता है कि अगर लॉ कंकरेंट लिस्ट में सेंटर भी बना रखा है और स्टेट भी बना रखा है, तो क्या होगा, स्टेट का सेंटर का लॉ क्या करेगा, ओवर राइट्स करेगा किसको, स्टेट के लॉ को। तो देख रहे हैं ये जो है आर्टिकल 254 क्या कर रहा है, 246 को क्या कर रहा है, ओवर राइट कर। यहाँ दोनों को इक्वल पावर दिया गया है। पर आर्टिकल 243 क्या है, ये स्पेशल लॉ है। क्या है, स्पेशल लॉ है। और इसको अब देख रहे हैं कि इसको क्या करता है, ओवरराइड कर दे रहा है। ऐसे ऐसे कई इंसिडेंट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि जनरल जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ है उसको क्या करता है, ओवरराइड कर देता है। तो जैसे अब जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे आर्टिकल 262, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इंटर स्टेट जो भी वाटर डिस्प्यूट हो उसके लिए ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आप समझते हैं ध्यान से। अब देखिए यूनियन लिस्ट में क्या किया है, एंट्री 56 में जो है इंटर स्टेट जो रिवर है, समझ रहे, उसको रेगुलेट करने का पावर किसको दिया गया है, यूनियन। इंटर स्टेट रिवर जो है ये किसमें, 56 एंट्री के अंदर यूनियन लिस्ट में है। और एंट्री 17 जो है उसमें क्या है, जो भी वाटर है, वाटर टॉपिक जो है वो किस में है, स्टेट लिस्ट में। इस वाटर का सप्लाई, इरिगेशन, जो भी केनाल वगैरह बनाना है या पावर जनरेट करना है, तो सारा पावर किसको दे दिया गया, इसका मैनेजमेंट, वाटर का मैनेजमेंट, सारा पावर किसको दे दिया गया है, वाटर को लेके, वाटर रिसोर्स को लेके किसको दे दिया गया है, स्टेट को दिया गया है। पर यहाँ 56 में क्या है, इंटर स्टेट अगर रिवर है तो पावर किसके पास है, यूनियन के पास है। तो यहीं से देखिए एंट्री 56 से ही यूनियन गवर्नमेंट जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस मिल जाता है। क्या मिल जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस मिल जाता है कि वो
जो इंटर स्टेट रिवर है उस पे वो अपना लॉ बना सके, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस जो देता है। बट अभी उसको पावर नहीं दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस मिल जाता है कि सेंटर भी इंटरवीन कर सकता है जो भी इंटर स्टेट रिवर है। बट देखिए जो आर्टिकल 262 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है एजुकेशन एजुकेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, समझ रहे हैं ना। देखिए इसमें क्या है कि 262 के अंदर क्या है, अभी जो है हम रिलेशन देखने का कोशिश कर रहे हैं आर्टिकल 246 और 262 में क्या है। 262 में क्या है, एजुकेशन ऑफ क्या है, इंटर स्टेट रिवर वाटर अगर डिस्प्यूट है तो उसको एजुकेशन करने का पावर किसको दिया गया है। ये आर्टिकल्स ये कहता है कि सेंटर थ्रू पार्लियामेंट को पावर दिया गया है, पार्लियामेंट, समझ रहे हैं ना। तो थ्रू क्या करेगा, लॉ जो है, बाय लॉ क्या कर सकता है, कैन एजुकेट द interstate river water disputes entered through law using law can educate the interstate river water dispute। जो भी अंतरराज्यीय जल विवाद है रिवर, तो उसको क्या है, सेंटर जो है वो थ्रू लॉ सॉल्व कर सकता है। तो सेंटर क्या किया, दो लॉ पास कर दिया। और इसी आर्टिकल में 262 आर्टिकल में ही दो प्रोविजन, एक तो ये और सेकंड प्रोविजन क्या है, जो भी सेंटर लॉ बनाएगा वो जुडिशियल, वो क्या होगा, वो जुडिशियल रिव्यू से क्या होगा, वो जुडिशरी उस पर इंटरवीन नहीं कर सकता। जुडिशियल रिव्यू तो आप ले नहीं सकते क्योंकि वो केस वारन भारतीय केस में ही वो बेसिक स्ट्रक्चर का। बट देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पे जुडिशियल इंटरवेंशन जो है वो वर्जित है इसी लॉ के आर्टिकल। इसके दो पार्ट है, पार्ट 1 आर्टिकल 262(1) क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में क्या है, जुडिशियल इंटरवेंशन इन इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट जो है, ये क्या है, वर्जित है बात समझ में ना। इसको क्या कर दिया गया, इंटरवेन को बैन किए हुए है। ओके, तो लेकिन चलिए हम देखते हैं, फिर कहिएगा कावेरी जो वाटर डिस्प्यूट हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट कैसे इंटरव्यू किया। देखिए सुप्रीम कोर्ट, अब देखिए हम आगे समझने की कोशिश करते हैं, जस्ट कीप पैशंस। तो देखिए, तो पहला ये क्या करता है, सेंटर थ्रू पार्लियामेंट क्या करेगा, लॉ बनाएगा और उस लॉ के थ्रू क्या करेगा, इंटर स्टेट डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा। तो देखिए ये लॉ, सेंटर दो लॉ बनाया है। एक लॉ जो बनाया वो रिवर बोर्ड एक्ट बनाया, रिवर बोर्ड एक्ट, सेम देखिए सब बहुत अर्ली इंडिपेंडेंस के समय ये सब प्रॉब्लम शुरू हो गया। और दूसरा क्या बनाया, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, ये भी 1956 का ही एक्ट है। तो दोनों एक्ट को याद रखना। ये रिवर बोर्ड बनाया क्या है, इसमें क्या है कि कोई भी स्टेट जो है डिमांड कर सकता है, टू और मोर स्टेट जो भी है आपस में डिमांड, एक रिवर बोर्ड मेरे लिए बना दियो, वो वाटर का जो मेरे इंटर स्टेट वाटर फ्लो है उसको वो मैनेज करे, उसको वो अच्छा से रेगुलेट करे। बट ये उतना इफेक्टिव नहीं है अभी इंडिया में, ऑपरेशनलाइज भी नहीं हो पाया है सही से। बट इसका सबसे ज्यादा यूज होता है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट है, क्योंकि देखिए इसमें दो प्रोविजन है, एक है सेक्शन 3 और दूसरा क्या है, एक सेक्शन इसका इसी एक्ट का सेक्शन 4 है। दोनों में देखिए क्या अंतर है। सेक्शन 3 के अंदर क्या है कि स्टेट अपना कंप्लेन कर सकता है, किसको, सेंटर को। कोई भी स्टेट है अगर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को लेकर कोई कंप्लेन है तो वो किसको कर सकता है, सेंटर को अपना कंप्लेन कर सकता है। क्या कर सकता है, कंप्लेन। तो कंप्लेन सेक्शन 3 के थ्रू ही होगा। तो स्टेट जो क्या करता है जनरली यूजुअली वो सब कहते हैं, सबसे पहले एक कमेटी बना देती है और कहती है कि आप जो है उसको निगोशिएशन के थ्रू कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। अगर निगोशिएशन से नहीं होता है तब जो है सेक्शन 4 के अंदर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ट्रिब्यूनल बना देगी। ओके, क्या बना देती है, ट्रिब्यूनल। एडहॉक ट्रिब्यूनल होता है, वो परमानेंट ट्रिब्यूनल नहीं होता। ये क्या होता है, एडहॉक। एडहॉक बेसिस पे क्या करती है, ट्रिब्यूनल बना दी जाएगी। और उसमें लिखा हुआ ये एक्ट की बोलता है कि ये ट्रिब्यूनल जो भी अवार्ड देगा वो क्या होगा, बाइंडिंग होगा। पार्टी जो भी पार्टी इन्वॉल्व है उस पर ये क्या होगा, जो भी अवार्ड देगा वो क्या होगा, बाइंडिंग होगा। और यहाँ भी लिख रखा है कि जुडिशियल इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं हो सकता है, समझ रहे ना। जुडिशरी कैन नॉट इंटरवीन, ये बाइंडिंग होगा। तो देखिए ये मोटा मोटी जो इंडिया में जो है आप देख सकते हैं, स्टेट्यूटरी थ्रू एक्ट भी और थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के थ्रू जो है वाटर डिस्प्यूट को लेके इंडिया में ये सब प्रोविजन है। चलिए इसका एक बेसिक थोड़ा डीप में जाकर देखते हैं। देखिए इस तरह का जो भी आप देखते हैं ना, एक जनरल लॉ उसको ओवरराइड कर देता है स्पेशल लॉ, चाहे आर्टिकल 254 हो जो कि
कंकरेंट लिस्ट में अगर लॉ अगर कन्फ्लिक्ट कर रहा है तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा, या इसमें 262 में जो भी इंटर स्टेट रिवर वाटर भले वाटर स्टेट लिस्ट में है बट जो भी डिस्प्यूट अगर होता है तो वो कौन करेगा, वो सेंटर सॉल्व करेगा, थ्रू लॉ करेगा। तो ये सारे जो है क्या है, ये स्पेशल लॉज हैं, ये क्या करते हैं, ओवर राइट्स कर देते हैं जनरल लॉ को। तो इसलिए एक डॉक्ट्रिन होता है, बहुत ही फेमस डॉक्ट्रिन है, एक बहुत ही फेमस डॉक्ट्रिन है। देखिए वो क्या कहता है कि स्लाइड ऊपर नीचे, एक मिनट, हाँ, एक डॉक्ट्रिन है, देखिए वो डॉक्ट्रिन क्या कहता है, वो कहता है लेक्स स्पेशियलिस डेरोगेटली डेरोगेटली व्हाट जनरली जनरली। ये डॉक्ट्रिन है, इसका मतलब क्या होता है, लेस स्पेशलिस्ट यानी कि स्पेशल लॉज जो है वो क्या कर जाता है, ओवर राइट्स कर जाता है किसको, जनरल लॉज को, जनरल लॉज को। यानी कि ले लेक्स स्पेशलिस्ट जो है वो क्या करेगा, ऑलवेज क्या करता है, ओवरराइड कर देगा लेक्स जनरलिस्ट को। ओके, तो ये जो डॉक्ट्रिन है, इसी के थ्रू जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे तरह का देखिएगा, मेनी इंस्टेंसेस मेनी प्रोविजंस है। खास करके आप अगर आप देखिए 246 आर्टिकल में ये तो लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है, सेंटर स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, किसके किसके बीच में, सेंटर है स्टेट के बीच में, 7 शेड्यूल को यूज करके। ओके, लेकिन देखिएगा इसके सिवा 249 से लेके आप 254 तक देखिएगा, सो मेनी आर्टिकल्स है जो कि इवन 250 में जैसे देखिए नेशनल इमरजेंसी जब हो जाता है तो उसमें क्या करता है, स्टेट लिस्ट में भी जो एंट्री है, जो इनुमरेटेड जो भी सब्जेक्ट मैटर्स है उस पर क्या करता है, राज्यसभा का परमिशन लेके क्या करेगा, सेंट्रल लॉ बना सकता है। तो ये सारे आर्टिकल्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल केस। फिर आप देख सकते हैं कि एक समय में 31B आर्टिकल्स था, ये क्या कर रहा था, ये तो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट को ही ओवर राइट्स कर रहा था। ये सब सारे जो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए, आर्टिकल्स डाले गए, वो किस प्रिंसिपल्स पे, किस डॉक्ट्रिन पे बेस है, इसी डॉक्ट्रिन पे लेक्स स्पेशलिस्ट डेरोगेटली जनरलिसिस, यानी कि स्पेशल लॉ जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, वो जनरल लॉ को ओवरराइड्स कर देते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज था, बेसिक प्रिंसिपल था जो कि हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे थे। चलिए हमने अभी तक जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजन था उसको देखें, तो चलिए इसी में देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो देखिए ये चीज डिस्कस कर ही रखे हैं कि अगर कोई भी रिवर है, दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, तो स्टेट फाइट कर रिवर तो क्या करेगा, सेंटर चाहेगा नेगोशिएशन के थ्रू सॉल्व करने का। अगर नेगोशिएशन फेल होगा तो ट्रिब्यूनल बना देगा। अब देख रहे हैं दोनों के बीच पहले टॉक टॉक फेल हुआ तो ट्रिब्यूनल बन गया, ट्रिब्यूनल में जज भी होंगे, टेक्निकल मेंबर्स भी होंगे, तो ट्रिब्यूनल अवार्ड दे देगा। अवार्ड क्या है, बर्निंग, और कोर्ट क्या है, इसमें इंटरवेन नहीं कर सकता है। तो एक जनरल प्रोसेस है कैसे ये एक्ट काम करता है। जब भी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है तो हमारा लीगल फ्रेमवर्क जो है किस तरह से वर्क करेगा, तो आप देख सकते हैं ये है। अब देखिए इसमें कुछ रिसेंट डेवलपमेंट हुआ, ये एक्ट जो है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो है 1956 का, इसमें देखिए कुछ चेंज किए गए 2002 में, इसको ये एक्ट को अमेंड किया गया था। और क्या किया है, इसमें टाइम लिमिट 1 ईयर दे दिया, किसके लिए, ट्रिब्यूनल फॉर्मेशन के लिए। पहले ट्रिब्यूनल बनने में काफी वक्त लग जाता था और उनका अवार्ड आने में तो और भी वक्त लग, और दूसरा क्या किए, ये 3 ईयर्स ये टाइम लिमिट बांध दिए, किसके लिए, अवार्ड डिलीवरी के लिए। और ये रिकमेंडेशन कौन किया था, सरकारिया कमीशन किया था। देखिए सिंपल सा बात है ना, सरकारिया कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन और स्टेट स्टेट रिलेशन पे काफी अच्छा अच्छा रिकमेंडेशन दिया है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में आप पढ़िएगा लक्ष्मीकांत में। तो देखिए उसके रिकमेंडेशन पे ये चीज किया गया, अमेंडमेंट किया गया। जो भी आपका एक्ट था इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 का था, उसको क्या किया गया, अमेंड किया गया। उसमें टाइम लिमिट सेट किया गया, एक तो ट्रिब्यूनल फॉर्मेशन के लिए, और दूसरा क्या टाइम लिमिट सेट किया गया, किसके लिए, अवार्ड डिलीवरी के लिए। तो अब देख सकते हैं, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि इंडिया जो है, इंडिया का बेसिक पॉलिटी आप देखिए, थोड़ा और एक एक्स्ट्रा फैक्ट हम डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए इंडिया का पॉलिटी किस तरह का, कॉसाई फेडरल है विथ यूनिटरी टिल्ट है। तो ये देख रहे हैं कितना इंसिडेंट, आर्टिकल 262, आर्टिकल 249 से 254 तक जितने भी आर्टिकल्स उस सारा क्या करता है,
यूनियन गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दे देता है। तो इंडिया का जो फेड लेकिन इंडिया क्या है, स्टेट ऑटोनॉमी भी मेंटेन करना, एक बैलेंस फेडरेशन भी क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। ओके, तो इधर आप चाहते हैं कि इंडियन फेडरल सिस्टम अच्छा से हार्मोनियस वे में वर्क करे, सेंटर स्टेट बीच अच्छा कंप्लीट कोऑर्डिनेशन हो। तो उसके लिए क्या है, सिर्फ सेंटर और स्टेट का रिलेशन ही अच्छा होना जरूरी तो नहीं है ना, स्टेट स्टेट का भी रिलेशन अच्छा होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो इसी सब को ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जो बहुत सारा देखिएगा, जो भी स्टेट स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, उसके लिए क्या किया है, या स्टेट स्टेट के बीच में एक हार्मोनी हो, एक एक अच्छा से कोऑर्डिनेशन, उसके लिए बहुत सारा प्रोविजन कर रखा है। एक तो आपने देख ही रखा है कि आर्टिकल 262 के अंदर जो भी डिस्प्यूट होगा उसके एडजुडिकेशन ऑफ जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है उसके लिए प्रोविजन दे रखा है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 263 में क्या कर रखा है, इंटर स्टेट काउंसिल बनाने का बात किया गया है, ताकि स्टेट के बीच में क्या हो सके, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन, एक पार्टिकुलर लोकल स्टेट गवर्नमेंट मान लीजिए उस पर कोऑर्डिनेशन करना है, कुछ भी सुपर बड़ी खेल हो सकता है, उस पर इंटर स्टेट काउंसिल बनाने का बात किया। इसके सिवा आप देखिएगा और भी प्रोविजन है, एक जोनल काउंसिल का बात किया गया है बनाने का। बट जोनल काउंसिल देखिए ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। ओके, जोनल जोनल काउंसिल का जो बात, इसलिए इसको अलग लिखते ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जोनल काउंसिल जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। इंटर स्टेट काउंसिल क्या है, 263 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इंटर स्टेट काउंसिल। बट जोनल काउंसिल क्या है, ये स्टेच्यूटरी बॉडी है। क्या है, स्टेच्यूटरी। स्टेच्यूटरी बॉडी उसी को कहते हैं कि अगर कोई लॉ से पार्लियामेंट कोई एक्ट या कोई लॉ एक्ट के थ्रू बनाया अगर किसी बॉडी को, तो क्या कहते हैं उसको, स्टेच्यूटरी बॉडी कहते हैं। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल के थ्रू वो कोई बॉडी एग्जिस्टेंस में आया तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। तो ये देखिए ये किस एक्ट से आया है, जोनल काउंसिल, ये आपको आया है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था 1956 का, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था 1956 का, काफी क्रूशियल पीरियड रहा है। ओके, 1956, तो उसको ध्यान में रख के जो है ये जोनल काउंसिल का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ओके, तो अब देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। देखिए 2000 ये सब रिसेंट लीगल डेवलपमेंट। तो पहले तो 2002 में अमेंडमेंट किया इसी एक्ट में। अब क्या किया गया है, टाइम लिमिट को, ताकि जल्दी से जल्दी जो रिवर डिस्प्यूट है उसको सुलझाया जा सके। दूसरा बात क्या है कि स्टेट ने कहा है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी बनाने का। रिसेंट रिफॉर्म मैंडेट ये मैंडेट करता है ना कि नहीं डायरेक्ट आप ट्रिब्यूनल नहीं, पहले आपको प्री ट्रिब्यूनल निगोशिएशन के थ्रू जाना पड़ेगा, कमेटी के थ्रू, ताकि आप एमिकेबल सेटलमेंट जो है निगोशिएशन के थ्रू, पॉलिटिकल मैच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू सॉल्यूशन को सॉल्व कर सके। और तीसरा देखिए क्या हुआ था, ये बिल ही रह गया, ये एक्चुअली एक्ट बन नहीं पाया, जस्ट बिल ही रह गया। इसमें क्या प्रपोज किया गया, 2019 का ही था, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल। इसमें ये प्रपोज किया था कि क्या है कि अभी क्या है कि ढेर सारा ट्रिब्यूनल बना हुआ है। अब देखिए अभी तक टोटल 9 ट्रिब्यूनल्स सो फार क्रिएटेड हुआ है। ये क्या किया, बोला कि नहीं अलग अलग हम तो एक ऐसा करते हैं कि परमानेंट ट्रिब्यूनल बना देते हैं। उसका क्या करेंगे, बेंच जो है मल्टीपल बेंच बना देंगे, उसका टाइमलाइन फिक्स कर देंगे, और साथ में क्या करेंगे, सेंट्रल डाटा बैंक भी एक बनाएंगे। आप देखे थे ना जो रीजन था इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट में, वो एक प्रॉपर पुअर हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयरिंग नहीं था। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डाटा शेयरिंग एक सेंट्रल बैंक की हम बना देंगे, ताकि जजमेंट तेजी से दे सके, साइंटिफिक हो, रैशनल जजमेंट हो। तो इस वजह से ये सब कुछ रिकमेंडेशन दिए गए हैं। अब ये सब चीज रिकमेंडेशन को भी आप क्या कर सकते हैं कि आप वे फॉरवर्ड में सॉल्यूशन में आप दे सकते हैं कि किस तरह से किस तरह मतलब लीगल डेवलपमेंट, लीगल रिफॉर्म्स किस तरह का किया जाए। ये सब आप दे सकते हैं कि ये सब को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। तो एज ए सॉल्यूशन आप ये सारे जो लीगल डेवलपमेंट है उसको आप इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के सॉल्यूशंस पे दे सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से अब हम देखते हैं कि जब अ, जो भी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हुआ था, तो देखिए उसमें तो आप देख रखे हैं कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट में क्या कर रखा है, जो अवार्ड होगा वो बाइंडिंग होगा और कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता है। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या करता है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन तो आप कर ही सकता है ना, मतलब वो ये देख सकता है। देखिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बट आपको डिस्कशन करना चाह रहे हैं, बट ध्यान से देखिए, समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए कोर्ट कैन नॉट इंटरवीन, क्या किस में कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता। मान लीजिए स्टेट ए है, स्टेट बी है, ठीक, ये ट्रिब्यूनल के पास चला गया, कोई भी मान लीजिए कावेरी एग्जांपल ले लेते हैं, रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ये बन गया, सपोज कीजिए ये बन गया, ठीक। ये डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल क्या किया, ये अपना अवार्ड दे दिया, 2007 में अपना अवार्ड दिया, ठीक। अब ये जो स्टेट है कर्नाटक और ये तमिलनाडु, सपोज कीजिए ये अवार्ड दे दिया,
कुछ भी इसके अंदर एक्स मिलियन क्यूबिक फीट वाटर मान लीजिए, एक्स मिलियन मिलियन क्यूबिक फीट वाटर मान लीजिए मिला होगा कर्नाटक को, और वाई क्यूबिक मिलियन फीट जो है वाटर मिला होगा किसको, तमिलनाडु को मिला होगा। इसे वार्ड में जो भी है बेस्ड ऑन डेटा साइंटिफिक स्टडी इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, इस अवार्ड को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कोर्ट में, समझ रहे हैं। अब ये सब कहाँ जाता है, ये कर्नाटका कोर्ट में जाएगा या तमिलनाडु कोर्ट में, किस बेसिस पे जाता है। जैसे कर्नाटका जा रहा है इस बेसिस पे जाता है कि जो कावेरी वाटर है हमको क्या कहते हैं, बेंगलोर में ड्रिंकिंग वाटर का कमी है, प्रॉब्लम है, हमको डैम बनाना ही पड़ेगा और वहां से वाटर को हमको अपने बेंगलोर सिटी में देना, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर क्या है, वाटर ये राइट टू लाइफ का बात हो जाता है ना, आर्टिकल 21 का वो वायलेट करता है। तो देखिए फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। तो इसका जो ये जो अवार्ड है वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है, ये चीज जो है वो जुडिशियल जुडिशरी देख रहा है। अब उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पावर तो जुडिशरी का आप ले ले सकते हो ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इंटरप्रिटेशन करने का। ये अवार्ड जो दिया गया ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं हो, ऐसा तो नहीं अवार्ड ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो वो चीज ये देखती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कभी भी देखिएगा आप, ऐसा नहीं कि इसमें मेजर चेंज, हाँ हल्का फुल्का माइनर चेंज कर देती है, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस रिकंस्ट्रक्शन भी तो उसको फॉलो करना होता है, एक सेंटर के बीच में हार्मोनी मेंटेन रहे वो भी उसको करना होता है, थोड़ा वो स्लाइटली मॉडिफिकेशन वो कर देता है, बट अब देखिएगा बाय एंड लार्ज अवार्ड को वो इंटैक्ट रखता है सुप्रीम कोर्ट। और सिर्फ इसके वो कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू को ही वो देखते हैं कि ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्रावीन तो नहीं कर रहा है, ये देखता हूँ। इसी केस में आप देख सकते हैं कुछ रिसेंट जजमेंट आया था, जैसे कावेरी केस में 2018 का जजमेंट आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिलीवेंट जजमेंट जो दिए हैं। क्या बोले थे, बोले देखिए आप लोग जो लड़ते हो कुछ डॉग्स हैं कैट्स के तरह, समझ रहे हो ना। तो ये जो है आप समझते हो कि जी ये रिवर जो है मेरी बपोती है, मेरे स्टेट की बपोती बिल्कुल नहीं। इन्होंने कहा था कि रिवर वाटर जो है क्या है, नेशनल एसेट है किसी एक का, यानी कि नो स्टेट है एब्सोल्यूट ओनरशिप ओवर रिवर वाटर, समझ रहे हैं ना। तो क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट, पढ़ा पढ़ा बात तो ये बोला कि रिवर वाटर क्या है, नेशनल स्टेट है, ना कि स्टेट का वो प्रॉपर्टी है, समझ रहे। दूसरा क्या बोला कि जो वाटर शेयरिंग होना चाहिए किस पे बेस्ड होना चाहिए। अब जैसे तमिलनाडु क्या कर रहा था, अपना हिस्टोरिकल क्लेम दे रहा था 1924 का, बोल रहा था कि मेरा ये एग्रीमेंट है, समझ रहे। तमिलनाडु कर्नाटक क्या कर रहा था, अपना राइपेरियन प्रिंसिपल दे रहा था, नेचुरल राइट का बात कर रहा था कि जो भी वाटर बॉडी के लोग वाटर बॉडी के पास जो लोग रहते हैं उनको उस वाटर का यूज करने का फर्स्ट राइट है। बोला ना 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 ये सब चीज नहीं चलेगा, आपका हिस्टोरिकल और राइपेरियन जो आपका प्रिंसिपल आप लोग लगाते हो नेचुरल राइट का, ये सब नहीं चलेगा। सिंपली वाटर शेयरिंग जो होगा किस पे होगा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल, रीजनेबल एंड सस्टेनेबल। ये तीन प्रिंसिपल, इक्विटेबल, रीजनेबल एंड सस्टेनेबिलिटी, इन तीनों को ध्यान में रख के वाटर शेयरिंग होगा। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, कावेरी जजमेंट, आप इसको कहीं भी कोट कर सकते हैं आंसर राइटिंग। दूसरा क्या हुआ था नर्मदा केस में, 2000 में हुआ था एक्चुअली इशू, नर्मदा रिवर वाटर डिस्प्यूट में क्या था, सरदार सरोवर डैम था, उसका हाइट का इशू था, और इसके हाइट जितना बढ़ेगा तो उतना एरिया सबमर्ज होता और लार्ज डिस्प्लेसमेंट होता, इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम होता। आपने देखा होगा मेगा पाटेकर क्या नाम था उनका, मेगा, उन्होंने प्रोटेस्ट मूवमेंट भी लॉन्च किया था। और देखिएगा सरदार सरोवर डैम जो है उसका नींव नेहरू के समय ही रखा गया था, पर कंप्लीट कब होता है, मोदी जी जब आते हैं तब ये कंप्लीट होता है ये प्रोजेक्ट। तो तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया, जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट थे, मेजर माइनर सो मेनी डैम्स थे तो इस रिवर पे बनाने थे, तो सबको अलाउ कर दिया सुप्रीम कोर्ट। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि देयर मस्ट बी बैलेंस, क्या होना चाहिए, ह्यूमन नीड्स एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो भी डेवलपमेंट तो ह्यूमन नीड है, ओके, डेवलपमेंट जो भी करे वो मस्ट बैलेंस करे ह्यूमन नीड को और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को। ऐसा ना करे कि आप डेवलपमेंट कर रहे हो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करेंगे, नहीं, आपको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ये दो जो एक्ट है, कावेरी केस का जो जजमेंट और नर्मदा केस का जो जजमेंट है, वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी दे रहा है, जुडिशियल प्रिंसिपल भी सेट कर रहा है कि इंडिया में जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने में कौन कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। तो देखिएगा आगे सोन रिवर वाटर डिस्प्यूट होता है तो बिहार और भी बहुत सारे स्टेट इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, फॉलो करते हैं। और तो देखिए हमने सारा जो लीगल और जुडिशियल पक्ष था उसको अच्छा से समझने का कोशिश किया, और करीब करीब आई थिंक कि हमने सारा डिस्कस कर रखा है, तो देख ही रखे हैं। तो देखिए इसी तरह से क्या हुआ बताए थे कि सबसे पहले क्या होगा, कोई भी डिस्प्यूट है
इंटरेस्ट वाला डिस्प्यूट क्या है, सबसे पहले क्या जाएगा, निगोशिएशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश, अगर नहीं हुआ तो ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। इस तरह से अब देखिएगा इंडिया में भी टोटल कितने ट्रिब्यूनल्स बन रखे, टोटल सो फार 9 वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बन रखे हैं। सबसे पहला जो वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना है, आप देख सकते हैं 1969 में ही तीन तीन वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बने हैं। कौन कौन से हैं आप देखिए ध्यान से, एक कृष्णा रिवर पे बना है, ओके, कृष्णा रिवर पे बना है, दूसरा गोदावरी रिवर पे बना है, तीसरा किस पे बना है, नर्मदा रिवर पे बना है। देखिए कितना पुराना इशूज है। और इसमें देखिए कौन कौन से स्टेट इन्वॉल्व है। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कृष्णा वाटर डिस्प्यूट फिर एक दूसरा यहाँ भी हुआ था, 2004 में हुआ था। इसमें भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बट अब साथ साथ में एक नया पार्टनर जो है तेलंगाना भी ऐड हो गया है। क्योंकि देखिए होता क्या है, आगे हम डिस्कस करेंगे इस चीज को कि डिस्प्यूट का कारण क्या होता है। जैसे मान लीजिए 2014 तक तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही स्टेट थे, तो जो भी ट्रिब्यूनल का फैसला आया होगा उसमें एक फिक्स शेयर मिला होगा आंध्र प्रदेश को वाटर यूज करने के, बट आंध्र प्रदेश जो है वो वाटर तेलंगाना के साथ शेयर नहीं करना चाह रहा होगा, जबकि तेलंगाना स्टेट रिजर्वेशन एक्ट में वो प्रोविजन जरूर दिया गया हो कितना वाटर तेलंगाना को मिलेगा आफ्टर बाइफर्केशन ऑफ स्टेट। तो ये सब डिस्प्यूट है, वही हुआ था सोन वाटर रिवर डिस्प्यूट में भी, जब बिहार का बाइफर्केशन हुआ था झारखंड के साथ, तो वो हम देखेंगे सोन रिवर वाटर डिस्प्यूट में डिटेल से आप देख सकते हैं। उसके बाद एक वंशधारा या वंशधारा वाटर डिस्प्यूट है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच में है। महादई वाटर डिस्प्यूट है, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बीच में है। और महादई एंड महानदी वाटर डिस्प्यूट है जो कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच में। सबसे रिसेंट देखिए ट्रिब्यूनल 2018 में बना है महानदी रिवर के ऊपर, किसके किसके बीच में, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच में। तो टोटल अभी तक कितना ट्रिब्यूनल बन रखा है, टोटल तो 9 ट्रिब्यूनल्स वाटर ट्रिब्यूनल्स बन रखे हैं। आप ये दे सकते हैं कि इंडिया का जो भी मेजर वाटर डिस्प्यूट है उसका एक लिस्ट यहाँ कम दे रखे हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ऊपर से नीचे ही देखते हैं, रावी ब्यास जो है ये वाटर डिस्प्यूट है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच में। तो देखिए ये जो वाटर डिस्प्यूट है जो भी इंडिया के, देखिए ये सारे वाटर डिस्प्यूट जो है मेजर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है। बट इसके सिवा बहुत सारे माइनर वाटर डिस्प्यूट भी, जैसे सोन रिवर वाटर डिस्प्यूट था, वो क्या था, माइनर वाटर डिस्प्यूट था। वो निगोशिएशन के थ्रू, उसके लिए कोई ट्रिब्यूनल नहीं बनाया गया, उसको निगोशिएशन के थ्रू उसको सॉल्व करने का कोशिश किया। फिर भी देखिए 2 डिकेड से ज्यादा उसमें समय लग गया ना, 25 साल लग गए। तो इस तरह से सो मेनी, कर्माशा रिवर है बिहार यूपी के बीच में, तो उसमें कभी न कभी डिस्प्यूट रहता है। इनफैक्ट ट्रीटी साइन हो भी रखा है, आप देखिएगा कोसी नदी, उस पे बिहार गवर्नमेंट को डिस्प्यूट रहता है। वाटर डिस्प्यूट सिर्फ वाटर शेयरिंग के लिए नहीं होता, कभी कभी फ्लड कंट्रोल के लिए भी वाटर डिस्प्यूट हो सकता है, इम्बार्कमेंट के लिए भी हो सकता है, स्टोरेज के लिए हो सकता है। अब जैसे देखिए फरक्का बैराज है, वो वेस्ट बंगाल में बना हुआ है, तो बिहार गवर्नमेंट प्रॉब्लम करते हैं, उसमें सिल्टेशन हो जाता है। सिल्ट डिपोजिट वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ फ्लड सिचुएशन और वर्सन हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब प्रॉब्लम इंटर स्टेट के बीच में परसिस्ट करता है। सेंटर से बिहार कंप्लेन करेगा, खास करके ये सब प्रॉब्लम और देखिएगा तेज हो जाता है जब दोनों स्टेट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट रही। ये सब इशूज उतना तेज नहीं होता है अगर सेम पॉलिटिकल पार्टी का गवर्नमेंट रहे, बट अगर दोनों स्टेट में मान लीजिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, तो ये सब डिस्प्यूट जो है और भी तीव्र रूप ले लेता है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले रावी ब्यास सतलज ये वाटर डिस्प्यूट था, पर ये डिस्प्यूट जो है फाइनली अभी जो डिस्प्यूट है वो किस फॉर्म में जाके निकल रहा है, वो आपको सतलज यमुना लिंक केनाल जो है उसके फॉर्म देखेंगे। देखेंगे सतलज यमुना लिंक केनाल क्या है वो देखेंगे हम बाद में। तो उस फॉर्म में ये एक्सप्रेस हो रहा है। महानदी रिवर है, वंशाधारा रिवर है। तो यहाँ पे क्या है कि देखिएगा कि इसमें आंध्र प्रदेश जो है क्या कर रहा है, यहाँ पे फ्लड केनाल बना दे रहा है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट का ये कहना है कि देखिए आप फ्लड फिल्म बना रहे हैं, तो मेरा जो ये रीजन है जहाँ से ये रिवर निकलती है ये ऑलरेडी काफी ड्राई रीजन है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर टेबल डाउन हो जाएगा हमारे यहाँ रिवर बेसिन का। अब अगर वसुंधरा भी इसको कहते हैं, वंशाधारा भी कहते हैं इस रिवर को। तो यहाँ इस तरह का डिस्प्यूट देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा गवर्नमेंट के बीच है। कृष्णा वाटर पे भी डिस्प्यूट है, समझे। महादई रिवर वाटर पे डिस्प्यूट है, यहाँ पे भी महादई रिवर में क्या हो रहा है कि ये कर्नाटक क्या कर रहा है कि डाइवर्ट कर रहा है वाटर को। ओके, जो महादई रिवर है उसके वाटर्स को क्या कर रहा है, वो कृष्णा वाटर में वो डाइवर्ट कर रहा है। ओके, तो इसी तरह से देखिएगा कावेरी रिवर डिस्प्यूट है। तो ये सारे वाटर डिस्प्यूट को हम डिटेल से 1 बाय 1 देखेंगे, बट वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।